प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 4 पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 4 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब तक हम इसके 3 भाग पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। शुरुआत में हम जानेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में, जिसके बारे में हम काफी कुछ पहले से जानते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की, क्योंकि अब तक हम कार्बन के रासायनिक गुणधर्मों की बात कर रहे थे, उसके यौगिकों के बारे में हमने बात नहीं करी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम जानेंगे कि कार्बन यौगिकों में रासायनिक गुणधर्म किस तरह के होते हैं। शुरुआत करते हैं नाम पद्धति से, जहां पर हम जानेंगे कि कुछ कार्बन यौगिकों के नाम को कैसे लिखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस टेबल से। ये टेबल तो आपको याद ही होगा, जहां पर ऊपर लिखा गया है कि कितने कार्बन अणु होंगे तो क्या नाम यूज होगा, और नीचे लिखा हुआ है कि प्रकार्यात्मक समूह जो होगा उसके आधार पर हम पीछे या आगे कौन सा नाम लगाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात नहीं करी गई है। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन के लिए एक क्लोरो का इस्तेमाल होता है, जिसे हम पूर्व लगन में लगाते हैं, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो का इस्तेमाल होता है और उसे भी हम पूर्व लगन में लगाते हैं। अब यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसका आपको नाम लिखना है, तो टेबल के आधार पर इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसका नाम कुछ सोच पाए हैं तो चलिए देखते हैं कि वो नाम सही है या नहीं है। अब सबसे पहले हमने रूल पढ़ा था कि हमें कार्बन के जितने भी अणु हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 3 कार्बन के अणु हैं, उसके आधार पर इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब क्या इसके अंदर कोई प्रकार्यात्मक समूह है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर दोहरा बंध है, यानी कि इसमें एल्कीन ग्रुप है। तो प्रोपेन के आखिर से हमने रूल के हिसाब से ई हटाया और आखिर में जोड़ दिया ENE, तो इसका नाम बन गया प्रोपेन एन। थोड़ा अजीब सा नाम है ना? इसीलिए ये इसका एक्चुअल नाम नहीं है। दरअसल अगर हम दोहरे बंध और त्रिया बंध की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल केस है कि हम लास्ट से ई हटाने की जगह ANE तीनों ही वर्ड को हटा देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम बाकी के 2 वर्ड रखते हैं तो नाम बड़ा अजीब सा बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एक तो हम ANE तीनों हटा देंगे, तो प्रोपेन से ANE हटाने पर बनेगा प्रोप, और साथ में हम जो अनुलग्न है प्रकार्यात्मक समूह का उसे जोड़ेंगे, तो आ जाएगा इन, और हमारा नाम क्या बन जाएगा? प्रोपीन। तो जब भी अगर आप दोहरे बंध या त्रिया बंध वाले प्रकार्यात्मक समूह को जोड़ रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आखिर से सिर्फ ई को नहीं हटाना, बल्कि ANE तीनों को हटा देना है, और इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। चलिए एक और कंपाउंड है जिसका नाम लिखने की आप कोशिश कीजिए। तो आपने अब तक नाम लिख लिया होगा। अगर आपका उत्तर है ब्यूटेनोइक एसिड तो आपने सही उत्तर निकाला है। चलिए देखते हैं कि ये उत्तर आया किस तरीके से। यहाँ पर 4 कार्बन के अणु हैं, तो यानी कि नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन लिख लिया। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसमें प्रकार्यात्मक समूह है या फिर नहीं है।
तो देखकर ही पता चल रहा है कि आखिर में COOH जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह इसमें मौजूद है। तो हम यहाँ पर ब्यूटेन के आखिर से E को हटाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आखिर में जुड़ता है ओइक एसिड, तो ब्यूटेन के साथ ओइक एसिड जोड़ देंगे और नाम बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम कार्बनिक यौगिकों का नाम निकालते हैं। अब एग्जाम में ये बहुत आता है, या तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई ड्राइंग दे देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर बताइए कि कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, या फिर आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई कंपाउंड दे दिया और बोलेंगे कि इसका चित्र किस तरीके से बनेगा। तो आपको इन दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब जानते हैं कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों को। अब यहाँ पर 4 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है दहन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है संकलन अभिक्रिया और चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इनमें से कुछ चीजों को तो आप जानते ही होंगे, जैसे दहन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो यहाँ पर ये काफी आसान होने वाला है। शुरुआत करते हैं दहन से। दरअसल दहन में जितनी भी चीजें जलती हैं लगभग सभी आ जाती हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, या कहिए पेट्रोल, CNG, लकड़ियां या फिर हमारे गैस सिलेंडर, इन सब के अंदर कार्बन होता है और कार्बन या फिर उसके यौगिक के जलने को ही कहा जाता है दहन। तो अगर कहीं पर आग जल रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर दहन हो रहा है। तो चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। अपने सभी अवरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा भी निकलेगी और प्रकाश भी निकलेगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जब हम मीथेन यानी कि CH4 को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश। अगर हम ये देखें, यहाँ पर इथेनॉल है जो कि एक अल्कोहल ग्रुप का यौगिक है। अब इसे जलाएंगे तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश। अब यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। दरअसल दहन की ये सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा अर्थ है उसमें सूर्य की रोशनी आने तो देता है परंतु वापस नहीं जाने देता, और इससे धरती का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी एनवायरमेंटल साइंस की बात, बट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। दहन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन। यहाँ पर सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो घरों में गैस जलते हैं उसमें से नीले रंग की ज्वाला निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस होता है उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आपको याद होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ एकल बंध होता है, दोहरे और तिहरे बंध नहीं होते। तो ऐसे जितने भी कार्बन या फिर कार्बन के यौगिक हैं वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। तो दूसरा टाइप आप समझ ही गए होंगे, इसका उल्टा, यानी कि जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वो काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो गैस पर खाना बनता था उससे बर्तन काले हो जाते थे। उसका कारण यही था कि असंतृप्त कार्बन जब जलता था तो वो अच्छे से नहीं जल पाता था और कार्बन के जो पार्टिकल होते थे वो हमारे जो बर्तन होते थे उन पे चिपक जाते थे और इस वजह से वो बर्तन काले पड़ जाते थे। तो ये था दहन। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीकरण की। अब ऑक्सीकरण के बारे में हम इससे पहले वाले अध्यायों में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं और ऑक्सीकरण यहाँ पर भी अलग नहीं है, बस यहाँ पर हम कार्बन के ऑक्सीकरण की बात करेंगे। तो ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ भी वही है, हाइड्रोजन का अलग होना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। दहन करने पर कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जितनी बार भी हम किसी कार्बन की यौगिक को जलाते थे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती थी,
यानी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते थे। तो अगर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो बड़ी सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर यौगिक में ऑक्सीजन आ रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर अगर यौगिक से हाइड्रोजन जा रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है। इन दोनों ही केस में ऑक्सीकरण होता है। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। जब हम मीथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में, जी हाँ, ऊष्मा एवं प्रकाश। अब यहाँ पर हमें कार्बन को देखना है। तो आप देखेंगे जब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के अणु जुड़ गए हैं और साथ में 4 हाइड्रोजन के अणु अलग भी हो गए हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो मीथेन है उसका ऑक्सीकरण हो गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया है। चलिए अब बात करते हैं संकलन अभिक्रिया की। संकलन का मतलब होता है किसी दो चीजों का जोड़ना। अब जब हम ऐसे किसी असंतृप्त कार्बन में किसी ऐसी चीज को जोड़ें जिससे वो संतृप्त में बदल जाए, उसे ही कहा जाता है संकलन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दोहरा बंध है। अगर हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन के अणु को जोड़ें, जहां पर हमने निकल को उत्प्रेरक के रूप में लिया है, जो यहाँ पर इस अभिक्रिया की दर को ज्यादा तेज कर देगा, जिससे कि अभिक्रिया बहुत जल्दी हो जाए। तो आप देखेंगे कि अगर 2 अणु जो हैं वो यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो दोहरा बंध है वो एकल बंध बन जाएगा और ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो इससे एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और ये उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का। चलिए अब जानते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। तो ये नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर किसी चीज का या किसी अणु का प्रतिस्थापन होगा। जब कोई तत्व एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है तो इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मीथेन का यौगिक है जहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के अणु हैं। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो क्या होगा कि अभिक्रिया के बाद इसमें से जो एक क्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन के एक अणु को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया और उसकी जगह क्लोरीन आ गया। तो अब एक हाइड्रोजन जो मीथेन से निकला था और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर क्लोरीन गैस से निकला था, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पर जो मीथेन था उसमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर अगर हम क्लोरीन गैस को थोड़ी देर तक और पास करते रहेंगे तो क्या होगा कि अब क्लोरीन वाला यौगिक है और यहाँ पर जब क्लोरीन गैस और पास होगी तो फिर से क्या होगा कि एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा और साथ में हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर हम क्लोरीन गैस को पास करते ही रहेंगे तो अंत में क्या होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो अलग हो जाएंगे और उन सब की जगह क्लोरीन आ जाएगा। तो यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया है। सबसे पहले हमने जाना कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति को और उसके बाद हमने जाना कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों को। अब आपको इनके बारे में पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब से, जिससे आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों की और अंत में हम जानेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में, जहां पर हम ये जानेंगे कि साबुन किसी चीज को साफ कैसे कर पाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ भारत में राष्ट्रवाद का चौथा भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया और सविनय अवज्ञा की सीमाएं पढ़ेंगे। अंत में हम सामूहिक अपनेपन के भाव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। इस अध्याय में हम संपन्न किसान समुदाय, गरीब किसान, व्यवसायी वर्ग, औद्योगिक श्रमिक वर्ग और महिलाओं की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने से हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। अब बात करते हैं व्यावसायिक वर्ग की। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया था। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था।
1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर को टेन वाहनों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाओं के बारे में। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी संवर्ण हिंदू सनातनपतियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करे बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। वह अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहते थे। दलित नेता खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी।
इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रिया भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद साकार करने में अपना योगदान दिया था। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करके आंदोलन से भी मजबूत हुआ है। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर नृत्य नाटिका, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए। उदाहरण में झंडे ले लीजिए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्ध चांद दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा, सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी, जो आत्म सहायता का प्रतीक था। इसके बाद 1947 में वह झंडा आया जो आज भी माना जाता है। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज वाला राष्ट्र था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि किन किन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया और सविनय अवज्ञा की सीमाएं जानी। इसके साथ साथ हमने सामूहिक अपनेपन के भाव को समझा। इस पाठ को
और अच्छे से समझने के लिए संदर्भ पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का 3 अध्याय जरूर पढ़ें। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 4 पढ़ा और सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 4 पढ़ा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 6 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में वैद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 2 पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।